देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 11-12 के फिजिक्स के लिए आपको डेमो क्लास में जैसे बताया गया था कि इसको शुरू करने के लिए हमको 3 चीज को पढ़ना पड़ेगा शुरू करने से पहले, जिसमें पहला चीज क्या बताया गया था? अवकलन। दूसरा क्या बताया गया था? आप लोग बोलिए, जो जानते हैं बोलिएगा। दूसरा क्या बताया गया था? समा। और तीसरा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सदिश। ये 3 तरह का गणित है। ये 3 तरह का क्या है? ये 3 तरह के गणित को हम समझेंगे तभी फिजिक्स को हम पढ़ पाएंगे, सवाल उसका बना पाएंगे। अगर इसके बारे में पता नहीं होगा तो सवाल हमसे नहीं बनेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक त्वरण का नाम सुने होंगे आप, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। कोई पूछे कि त्वरण किसको कहते हैं, कोई पूछे कि त्वरण क्या होता है, किसे कहते हैं त्वरण, तो क्या बोलिएगा? इसको कहा जाता है वेग परिवर्तन का दर। वेग परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसको लिखते कौन चीज से? छोटा ए से। कोई पूछे कि ए बराबर क्या लिखा जाएगा? ए बराबर त्वरण का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं dv बटा dt। क्या लिखते हैं? अब बताओ, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? अगर है तो हां, नहीं है तो ना। क्या a बराबर dv बटा dt लिखा जाता है? क्या dv का मतलब आप समझते हैं? क्या dt का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं। अगर यही चीज, देखो फिजिक्स यही ना है। शुरू में हम शुरू करेंगे क्या शुरू करेंगे? मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। तो गति में पढ़ेंगे दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। अब इसमें त्वरण हमको आपको लिख के दे रहे हैं कि त्वरण ये होता है, किसको कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर को। इसको लिखते क्या है? डीवी बटा। अब आपको समझे में नहीं आ रहा है कि डीवी क्या है, डीटी क्या है? दिक्कत है ना। अब यही चीज को अब ऐसा एक एग्जांपल दिए, जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं भी, भी से वेग, भी से वेग किसको कहते हैं? कोई पूछे वेग क्या है, वेग किसे कहते हैं? तो वेग कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को। किसको कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर, विस्थापन बदलने का दर, वेग। तो यहां पे हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे ए को लिखे थे डीवी बटा dt, उसी तरह से अगर कोई पूछे कि भी को कैसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसको लिखा जाएगा dx बटा dt। क्या लिखा जाएगा? जहां पे x विस्थापन है, जहां पे x क्या है, जहां पे v क्या है, वेग है। समझ रहे हो? तो एक लिखने का एक फॉर्मूला इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी फॉर्मूला कैसे बना है, इसका क्या मतलब है? x के आगे d लगा दिए, t के आगे d लगा दिए, तो इसका क्या मतलब होता है, समझना पड़ेगा ना। यही समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? अवकलन, समाकलन और ये तीनों आप समझ लो कि फिजिक्स का ये मेन चीज है। बिना इसके काम होने वाला। जैसे घर बनाते हैं ना, तो जमीन में गड्ढा खोद के पाइलिंग करते हैं कि नहीं? पाइलिंग काहे करते हैं? पाइलिंग काहे करते हैं? कि भूकंप आएगा तो घर हमारा गिरे नहीं, मजबूती से जमीन को पकड़ के रखे। तो अगर फिजिक्स को मजबूती से पकड़ना है तो ये 3 को पाइलिंग है। ये तीनों पाइलिंग को अच्छे से कर लो, तुम्हारा ये स्ट्रांग होगा। कुछ भी हम पढ़ाएंगे, कुछ भी हम बोलेंगे, सब तुमको समझ में आएगा। अगर ये तुमको पता नहीं है, हम कुछ भी बोलेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, फिजिक्स लिखिए और नीचे एक एरो मार के लिखिएगा। तो लिखिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक गणित का ज्ञान होना। बेसिक गणित, आप ब्रैकेट में इसे लिख दो। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक गणित का ज्ञान, आप ब्रैकेट में लिख लो, अवकलन, समाकलन और सदिश, कॉमा दे देके
फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक गणित का ज्ञान, ब्रैकेट में अवकलन, समाकलन, सदिश, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक गणित, बेसिक गणित में कौन कौन आएगा? हाँ, ये तीनों के बारे में हमको ज्ञान होगा तो हम फिजिक्स को समझ पाएंगे आसानी से। अगर ज्ञान नहीं होगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात है। क्या यही तीन को फिजिक्स से, यही तीन को गणित से फिजिक्स चलेगा? तो नहीं, बाकी भी गणित इसमें शामिल है, लेकिन बाकी वाला तो तुम पढ़ ही क्या हो। जैसे जोड़ना घटाना आपको आता है कि नहीं आता है? गुना भागा करने आता है कि नहीं आता है? आता है ना जी। तो छोटा मोटा गणित आपको आता है। 9वां 10वां का जो फिजिक्स पढ़े थे, बताओ कोई और सवाल बनाए थे तब प्लस माइनस जोड़ घटाव से काम चल गया था ना, गुना भागा से। क्या कुछ अलग से मैथ आया था? उसमें नहीं आया था, लेकिन अब अलग से मैथ आएगा। अब बिना इसको समझे काम नहीं होगा। ठीक बात है। अब देखो यहां तक पहला लाइन क्या लिखे हम, पढ़िए फिर से। अब बेसिक गणित कौन है, समझ में आया ना? बेसिक गणित में हम किसको लेके चल रहे हैं? ठीक बात है। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलन। क्या शुरू करते हैं? कलन हिंदी का नाम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोला जाता है? कैलकुलस। आई कलन का ही दो पार्ट है, जिसको क्या बोले थे? अवकलन, और दूसरा को क्या बोले थे? समाकलन। समझ में आ रहा है क्या? ये कलन एक चैप्टर है, कलन एक मैथ का ब्रांच है, शाखा है, जिसको क्या करते हैं अंग्रेजी में? जैसे आप बहुत सारा शाखा पढ़े ना 10वां में, बीजगणित पढ़े थे, ज्यामिति पढ़े थे, त्रिकोणमिति पढ़े थे। तो कोई पूछे त्रिकोणमिति क्या है जी, तो क्या बताइएगा? कि मैथ का, गणित का एक शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप, तीन कोणों का। तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में कि चतुर्भुज में? तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में क्या बोलेंगे? कि गणित का वैसा शाखा जिसमें तीन कोणों का माप किया जाता है, त्रिभुज के बारे में पाया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको त्रिकोणमिति बोले ना। तो उसी तरह से एक नया चैप्टर जुड़ रहा है, नया ब्रांच जुड़ रहा है, जिसका नाम क्या है? तो कुछ अलग नहीं है। जैसे त्रिकोणमिति पर है, ज्यामिति पर है, क्षेत्रमिति पर है, पढ़े ना सब कुछ, बीजगणित पर है, उसी तरह से एक नया नाम है जिसका नाम क्या है? कलन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये भी कुछ नहीं, गणित का एक शाखा है जिसको हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला क्या बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? इसमें पढ़ेंगे क्या? अवकलन हो चाहे समाकलन हो, इसमें पढ़ेंगे क्या? तो इसमें तीन चीज के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला को क्या बोलते हैं? चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं। दूसरा संबंध, दूसरा संबंध, और तीसरा फलन। देखो एकदम आराम से समझना है। बेसिक गणित में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? कलन का कितना भाग बनेगा? पहला, दूसरा। आइए दोनों भाग में कितना चीज के बारे में पढ़ेंगे? तीन, चर, संबंध। क्लियर है क्या? तो हेडिंग डालिए तो कलन, इसको मत लिखिएगा अभी, केवल हेडिंग डालिए कलन। कलन को हेडिंग बनाइए। अगर आराम से समझा जाए ना तो देखो सुनो, क्षेत्रमिति हो, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, कलन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। तो जितना भी मैथ में तुम पार्ट पढ़ते हो ना उसका, तो कोई पूछे कि मैथ का इतना सारा पार्ट काहे बनाया गया? गणित में जो इतना इतना डिवीजन है कि कभी बीजगणित पढ़ा रहा है कोई, कभी क्षेत्रमिति पढ़ा रहा है कोई, कभी ज्यामिति पढ़ा दे रहा है, कभी त्रिकोणमिति पढ़ा दे रहा है, पढ़ रहे हैं ना। तो दिमाग में बात आना चाहिए ना कि इतना ब्रांच काहे है, इसका काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा कभी सोचे? नहीं सोचे? सुनो, जैसे आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में जो समस्या है, क्या एक प्रकार का है?
कि बहुत प्रकार का है? और सब समस्या का समाधान कोई एक है कि अलग अलग समाधान है? अलग अलग समाधान है ना। तो गणित में भी कैलकुलेशन, गणित क्या है? कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन, किसी भी चीज को कैलकुलेट करना है हमको, तो उसका प्रॉब्लम अलग अलग तरीका का है, ठीक है, और उसको सोल्व करने का सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीका का है। तो जो तरीका हम ढूंढ रहे हैं ना, वो तरीका ही शाखा बन रहा है, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो सॉल्यूशन ही क्या बन रहा है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच बन रहा है। त्रिकोणमिति में अलग सॉल्यूशन है, क्षेत्रमिति में अलग सॉल्यूशन है, बीजगणित में अलग सॉल्यूशन है, कलन पढ़ेंगे इसमें कुछ अलग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक ही टूल है। टूल, टूल समझते हैं? यंत्र। जैसे नट बोल्ट कसने के लिए रिंच आता है ना, क्या बताओ, सब नट बोल्ट एक के नंबर का रहता है कि उसका नंबर अलग अलग आता है? रिंच के बारे में आप सुने होंगे, तो कहता होगा 12 नंबर का रिंच लेके आओ, 18 नंबर का रिंच लेके आओ। तो 12 नंबर 18 नंबर काहे बना? काहे कि 12 नंबर वाला से 18 नंबर नहीं कसाएगा, 18 नंबर वाला से 12 नंबर। तो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग बताओ रिंच बनाया जा रहा है कि नहीं? अब वही सब रिंच यहाँ पे गणित में अलग अलग नाम से आ रहा है, जिसको तुम त्रिकोणमिति, ज्यामिति और क्षेत्रमिति और कलन बोल रहे हो। क्या दिमाग में बैठा बात? अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन आएगा ना, और वही अलग अलग सॉल्यूशन गणित का ब्रांच बनेगा, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लिखो तो इसके बारे में, कलन लिखे ना, डैश देके लिखिए, यह गणित का एक शाखा है। यह गणित का एक शाखा है। यह गणित का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग चर, कॉमा, संबंध तथा फलन, जिसके अंतर्गत हम लोग चर, कॉमा, संबंध तथा फलन के बारे में अध्ययन करते हैं, तथा इसके उपयोग से किसी भौतिक राशि के परिवर्तन के दर को दिखाते हैं। किसी भौतिक राशि के परिवर्तन के दर को दिखाते हैं। देखो, सबसे एक और बात सुनिए, किसी भी चीज का परिभाषा एक नहीं होता है, ठीक है। किसी भी चीज को परिभाषित करना है तो उसका परिभाषा एक ही नहीं हो सकता है। परिभाषा हम बहुत सारा बोल सकते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? जैसे हम बोले कि आदमी का परिभाषा दो, आदमी किसे कहते हैं? तो बताओ, आदमी का कोई एक परिभाषा बनेगा कि बहुत सारा बोल सकता है? कोई बच्चा बोलेगा कि जीवित प्राणी को आदमी कहते हैं, सही है। किसी बोलेगा जिसके पास 2 हाथ 2 पैर होता उसको आदमी कहते हैं, तो पहला भी सही बोला, ये भी सही बोला। कोई आके बोल दिया कि जिसके पास 2 आंख हो सामने सामने उसको हम आदमी कहते हैं, तो सब तो सही है बोल रहा है, और सब आदमी का परिभाषा में शामिल हो रहा है। तो हम तुमको कलन का एक परिभाषा दिए, जिसमें देखो कि क्या लिखे हैं, पढ़ो। क्या सब कुछ समझ आया है? कलन क्या बोले कि गणित का एक, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? चर, संबंध और इसके उपयोग से हम क्या करते हैं? किसी भौतिक राशि के बदलने के दर को हम
दिखा सकते हैं। जैसे बताओ, भौतिक राशि समझते हैं क्या? कोई पूछे कि भौतिक राशि क्या होता है जी? हाँ, जिसे नापा या तौला जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जिसे नापा या तौला जाए उसको क्या कहते हैं? जिसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड में जा रहे हैं ना, तो कहता है कि बड़ी तेजी से जा रहा है वो, चाल इसका ज्यादा है। क्या बोलता है? हम बोले कि चाल नाप के बताओ। क्या करो? चाल को नाप के बताओ। तो चाल बताओ, नाप रहे हो ना, तो भौतिक राशि हुआ। जिसको नाप रहे हो क्या है? अब हम बोले कि उसको नापोगे कैसे तुम? उसका बदलने का दर पता करो। बताओ, मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर है ना, उसको हम बैठते हैं तो तेजी से भागता है, तो उसका जो चाल बदल रहा है वो चाल आप कैसे नापेंगे? तो चाल को नापना है तो हमको इसको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी जो हम पढ़ रहे हैं कुछ बड़ा चीज पढ़ रहे हैं। आप 10 तक जो पढ़ते हो, छोटा छोटा बात पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आता है। 11 12 का पढ़ाई ढंग से अगर आप नहीं किए, जिंदगी आपका खराब हो जाएगा। समझ लो बात। अगर 11 12 ढंग से नहीं पढ़े तो जिंदगी खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से समझिए। बड़ा बड़ा चीज का सॉल्यूशन यहां पे तुमको मिलेगा। समझ रहे हो? बड़ा बड़ा चीज जो तुम सोचता होगा कि असंभव है, वो सब यहां संभव हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं। हम बोले कि मेरे पास एक ऐसा आकार का वस्तु है, देखो, कोई इसका नाम दे सकता है कि कौन आकार है? नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसा आकार का कोई नाम ही नहीं होता है। ये टेढ़ा मेढ़ा ना है जी, इसको क्या बोल सकते हैं? कि टेढ़ा मेढ़ा आकार है। अगर हम ऐसे बनाते तब इसका नाम देते ना कि वर्ग है। क्या बोलते? तो इसका अगर बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना, भुजा स्क्वायर, जैसे भुजा मान ले कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना बोले? बोले ना ए स्क्वायर। अब हम सवाल आपसे कर दे कि ए स्क्वायर कैसे होगा बताओ तो, काहे होगा ए स्क्वायर? देखिए, हमको क्या पता सर, मास्टर साहब 10वां में पढ़ाए थे, हमको पता है। सीधा सीधा बात है। ये जो वर्ग का तुम क्षेत्रफल बोला ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, इसको अगर तुम निकालना चाहता है ना, तो यही है जो तुमको निकाल के देगा। हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ये भुजा स्क्वायर कहां से आया है, कैसे आया है। अब बताओ, इसका तो तुमको डायरेक्ट फार्मूला था तो तुम बोल दिया, इसका कोई फार्मूला है? नहीं ना है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। निकलेगा ना, लेकिन फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो कौन निकाल के देगा? यही समाकलन और अवकलन। तो आपको एक आइडिया तुमको दिए कि पढ़ने का फायदा समझ में आ रहा है। जहां पे तुमको लगने लगे कि तो असंभव कार्य है, वहां भी ये संभव बनाएगा। और संभव बनाने वाला कौन है? समाकलन और अवकलन। क्लियर बात है? अब कोई चीज बदल रहा है, बोले कि कोई चीज बदल रहा है, उसको नापना है, तो नापेंगे भी किससे? तो यही नापना सिखाएगा। यही हमको क्या करेगा? नापना भी सिखाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखे आप? फिर से पढ़ो एक बार। समझ में आया? पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए, कलन को अपने सिलेबस के हिसाब से, कलन को अपने सिलेबस के हिसाब से दो पार्टों, दो भागों लिखो। कलन को अपने सिलेबस के हिसाब से दो भागों में बांटकर, कलन को सिलेबस के हिसाब से दो भागों में बांटकर, दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। पहला, अवकलन। दो भागों में बांटकर इसको पढ़ा जाएगा। अवकलन को अपने सिलेबस के हिसाब से दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। पहला, और दूसरा समाकलन। ठीक बात? इसको दो भाग में हम बांट के पढ़ेंगे। अवकलन का के को भाग है, सॉरी, कलन का के को भाग है दो, पहला और दूसरा। क्या इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अवकलन किसको कहते हैं, कलन किसको कहते हैं, समाकलन किसको कहते हैं? देखो, कलन को क्या बोल रहे हो? ये बना है कैलकुलेशन से। कहां से बनना है?
कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना मतलब किसी चीज को गिनना, किसी चीज का मान निकालना, उसी को ना गणना कहते हैं। इसी का दो पार्ट है, अवकलन और, तो इसका मतलब समझो। देखो, अवकलन का मतलब होता है, अवकलन का मतलब होता है किसी बड़ा चीज को तोड़ना, किसी बड़ा चीज को तोड़ना। अगर कोई मान लो कि मार्कर दिख रहा है ना, जिसका लंबाई कुछ है, इसको 20 से इसे तोड़ दे, तो इसका लंबाई घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो क्या हम तोड़ना को घटाना भी कह सकते हैं? किसी चीज को आप तोड़ रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो अवकलन का मतलब दिमाग में एकदम सीधा सीधा बैठा लो कि अवकलन का मतलब क्या होता है और तोड़ना का मतलब क्या होता है। सही है। इसका मीनिंग इसका ठीक उल्टा है। अगर इसको ये तोड़ रहा है तो ये क्या करेगा? जोड़ेगा। तो समाकलन का मतलब कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? जोड़ना, ऐड करना। समझ में आ रहा है? जोड़ना को हम क्या करते हैं? प्लस। और हम घटाना को क्या कहते हैं? तो क्या हमको जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं सर? बिल्कुल। लेकिन जो जोड़ घटाव पढ़े और वैसा जोड़ घटाव नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन है वही प्लस और। क्या मतलब क्लियर है? अब नीचे जैसे लिखा हुआ वैसे बना के लिख लीजिए। अवकलन तथा समाकलन को समझने के लिए उदाहरण। अवकलन तथा समाकलन को समझने के लिए उदाहरण। देखो, ये दोनों को हम समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है। देखो तो बोर्ड पे, ये क्या है? क्या है? पहाड़। हाँ, जो बच्चा पढ़ा वो समझ गया कि पहाड़ है। ये बड़ा सा एक पहाड़ है जो कि धरती पर है। पहाड़ देखे है ना? अच्छा, जरूरी नहीं है कि लाइनवा सीधा हो। देखो, ये धरती है, धरती का सतह, अब पहाड़ ऐसे है। ठीक, पहले तो त्रिभुज ऐसा लग भी रहा था, अब तो भी गायब हो गया, इधर उधर है, टेढ़ा मेढ़ा है। हमको कोई बोला कि पहाड़ का वजन कितना होगा, बताओ तो। कोई आज जैसे पहाड़ देखा होगा ना तुम लोग, हम बोले अरे बताओ ये पहाड़ का वजन कितना है, तो तुम कहेगा कि कौन सा सवाल है हुआ, पहाड़ का वजन कैसे होगा? अटपटा सवाल है, अटपटांग सवाल है। लेकिन अगर बताओ सच में इस पहाड़ का वजन निकालना हो तो क्या निकलेगा कि नहीं? क्या दुनिया में कुछ भी असंभव है? नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो अगर मेरे दिमाग में आया है कि इसका वजन करना है, तब वजन किया भी जा सकता है। थोड़ा मेहनत लगेगा। मेहनत क्या करेंगे? इसको छोटा छोटा टुकड़ा में हम काटेंगे। क्या करेंगे? टाइम लगेगा लेकिन हो तो जाएगा। इसको सबसे पहले क्या करो? छोटा छोटा टुकड़ा में इसको क्या करो? बांट दो। बताओ, बट रहा है? छोटा छोटा टुकड़ा में बट रहा है। अब बताओ, आपके पास तराजू है? आजकल तो डिजिटल भी आ गया है। ई कौन वाला है? डंडी मारे वाला। इसका नाम क्या है? कोई पूछे इस तराजू को क्या कहते हैं? क्या? नहीं, वो तो अपना देसी लैंग्वेज में हो गया। वो तो इसको बोलते हैं। टकौड़ी जो सुना बोला ना, इसको बोलते हैं, गोल वाला को। इस तराजू का नाम क्या है? इसको बोला जाता है बीम बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? बीम बैलेंस इसका नाम है फिजिक्स में। बाकी तो अपने हिसाब से कुछ बोल दो, डंडी बोल दो, टकौड़ी बोल दो, कुछ बोल दो। समझ गए? अब बताओ करना क्या है? एक टुकड़ा निकालो, इसमें रखो, फिर से निकालो, इसमें रखो, फिर से निकालो, इसमें रखो, फिर से निकालो। बताओ, एक एक करके सबको तोल सकते हैं? बोलिए। मान लो पहला टुकड़ा को तोले, इसका द्रव्यमान क्या मिला? दूसरा को तोले, तीसरा को तोले। बताओ, ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा है, तो सबको तोलेंगे। सबको क्या करेंगे?
कितना तक तोलेंगे? जितना टुकड़ा रहेगा। n फॉर नंबर, n फॉर नंबर माने संख्या, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 5000 10 लाख, ये सब क्या नंबर है ना। तो जितना टुकड़ा उस सब को तौल के तो लिखेंगे हम, और लिख के सब को जोड़ देंगे। बताओ टोटल आ गया, टोटल इसका द्रव्यमान निकल गया, वजन हो गया कि नहीं। अब बताओ एक बड़ा सा वस्तु था, इसको हमको तौलना था, किए क्या? सबसे पहले क्या किए? इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़े ना। तोड़ने को क्या बोलते थे? अवकलन। तो सुनो, अवकलन का मतलब समझो, उदाहरण से समझा रहे हैं। कोई सा बड़ा सा वस्तु को छोटा छोटा टुकड़ा में जो तोड़ रहे हैं, बात नहीं करेगा। कोई सा बड़ा सा वस्तु है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ रहे हैं। तोड़ने का जो घटना है, तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? क्या समझ में आया? बड़ा सा वस्तु को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दो, क्या कहलाएगा? ये क्या कर रहे हो? ये छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ के बड़ा टुकड़ा बना रहे हो। छोटा छोटा मास को जोड़ के टोटल मास निकाल रहे हो, तो जोड़ रहे हो ना। छोटा छोटा चीज जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? तो इसको क्या बोलेगा? समाकलन। बताओ अवकलन और समकलन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा सा वस्तु को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अवकलन। छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताओ ये दीवार अवकलन से बना है कि समाकलन से? जल्दी बोलिए। समाकलन से। छोटा छोटा ईंट को जोड़ के बड़ा सा दीवार बना दिए, तो जोड़ के बना दिए, तो जोड़ने का मतलब समाकलन। जोड़ने का मतलब पहाड़ को तोड़ दिए, क्या किए? दिमाग से निकलेगा कभी? अभी बनाओ इसको। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें चार प्रकार के फलन, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें 4 प्रकार के फलन, हमें 4 प्रकार के फलन का अध्ययन, 4 प्रकार के फलन का अध्ययन करना होगा। हमें 4 प्रकार के फलन का अध्ययन करना होगा। सुनो, ये फलन का होता है, क्या लिखे हम कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको कितना प्रकार के फलन को पढ़ना पड़ेगा? 4 प्रकार के फलन। तो सबसे पहला सवाल कि फलन का होता है सर? क्वेश्चन है ना कि फलन का होता है जो 4 प्रकार का आने वाला है। तो देखो फलन कुछ नहीं होता है, फलन जो होता है ना उस चर के बीच के संबंध का होता है। किसको कहते हैं? चरों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। चरों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। देखिए इधर चर अभी बोले थे, चर 10वां में सुने हैं आप। चर को कौन सी से लिखते हो? XYZ। अचर भी सुने होंगे। जब चर सुने हैं तो अचर को कौन सी से लिखता था? ABCD। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो बदलता है चर है, जो नहीं बदलता है अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? ये दोनों समझ में आया? चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं? जो बदल जाए और जो ना बदले। समझ रहा है? चर के बीच में कुछ संबंध होता है। देखो संबंध हम लिखे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। बताओ y और x क्या है? देखो x y से किसको लिखते हैं? तो x और y क्या है? चर है। दोनों के बीच में क्या है? तब बताइए दोनों में कुछ संबंध है कि नहीं है? है ना? लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मतलब y और x में एक संबंध है। आज संबंध कौन दे रहा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण। कौन दे रहा है? नींद आ रहा है क्या? इधर ध्यान दो, इधर
इधर पढ़ा रहे ना, देखो इधर पढ़ा रहे तो इधर फोकस करो तभी कुछ समझ में आएगा। अभी अभी इतना बात सिखाए जी, हम पढ़ाए तो ऐसे कैले, ऐसे नहीं करो, एनर्जी बच रहा है ना। देखिए इधर एक्स और वाई क्या है, चर है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोल रहे हैं, तो y और x में कुछ संबंध है कि नहीं है, संबंध दे रहा है द्विघात समीकरण, कौन दे रहा है। अगर हम लिख दे y बराबर x प्लस 2, क्या लिख दे, यहां भी y और x में संबंध है कि नहीं है, यहां पे पावर 1 है, पावर, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण है, क्या बोलेंगे, तो ये द्विघात समीकरण से संबंध मिल रहा है, ये रेखीय समीकरण से संबंध मिल रहा है, लेकिन संबंध मिल तो रहा है, अरे बोलो हाँ कि ना। चरों के बीच के संबंध को ही फलन कहते हैं, चरों के बीच के संबंध को ही, जैसा संबंध वैसा फलन। y और x में संबंध है, इस संबंध कहां पढ़े थे तुम, त्रिकोणमिति में, कहां पढ़े थे, बीजगणित में, अलजेब्रा में पढ़ते हैं सब, कहां पढ़ते हैं। तो x और y के बीच में संबंध कौन दे रहा है, अलजेब्रा, तो इसको बोलना कि बीजगणितीय फलन है, क्या बोलना कि बीजगणितीय फलन है, समझ में आ रहा है। फलन किसको बोलते हैं, चरों के बीच के संबंध को, बोलो, चरों के बीच के संबंध को, जैसा संबंध वैसा नाम। अगर संबंध बीजगणित दिया तो क्या नाम दिए, देखिए इधर नीचे देखिए, इसको भी क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय, ये भी कहां पढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, y बराबर लिखे हम sin x, y बराबर लिखे हम tan x, बताओ x और y क्या है, बोलिए x और y क्या है, क्या चरों के बीच में कोई संबंध है, बराबर लगल है तो कोई तो संबंध होगा, संबंध कौन दिया, यहां कौन दिया, समझ में आ रहा है। तो बताओ चरों के बीच जो संबंध दिया ये कहां पढ़ते थे, कहां पढ़ते थे, तो इसको क्या बोलोगे, त्रिकोणमितीय फलन, क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। क्या आपको समझ में आ रहा है, चरों के बीच के संबंध को, बोलो, चरों के बीच के संबंध को फलन कहते हैं, चरों के बीच के संबंध को, चरों के बीच के संबंध को, हमको केवल फलन पढ़ना है, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि चर के बीच संबंध कैसे होगा। तो देखो संबंध दिख रहा है, संबंध अगर बीजगणित दिया है, संबंध अगर त्रिकोणमिति दिया है, क्या समझ में आ रहा है। आई कैसा बात है, ये ऐसा बात है, देखो इधर एक आदमी है, ये कौन है, इसके अगल बगल में बहुत सारा आदमी है, इसके अगल बगल में बहुत सारा आदमी है, ठीक है। ई बोला कि मेरा भाई है, कौन है, ई बोला कि हमारे मौसा हैं, ई बोला कि हमारी मौसी है, ये लड़की है मान लो, आई बोला कि हमारी दीदी हैं, ठीक बात। बताओ आदमी एगो था, इसके अगल बगल के आदमी से क्या हम 4-5 को संबंध लिख दिए, और चाहे तो और लिख सकते हैं, दादा, चाचा, मामा, नाना, नानी, बहुत सारा है ना। बताओ एक आदमी का अलग अलग आदमी के साथ संबंध है कि नहीं है, क्या सबको तुम एक ही नाम से पुकारेगा, सबको तुम मौसे कहेगा, गलत ना हो जाएगा। मौसा एक आदमी है, सब आदमी मौसा नहीं हो सकता है। किसी को तुम भाई बोला, क्या सबको भाई बोल सकता है, जा रहे दादाजी तो करे क्या भैया, तो क्या पगला बुला गया क्या, हो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो सब आदमी का एक संबंध डिफाइन है, जैसा संबंध वैसा नाम देते हो ना। दादा किसी को बोले दादाजी, तो दादाजी बोले, संबंध दूसरा आदमी जो सुना कि लड़का उसको दादा बोल रहा है, वो समझ गया ना कि इसका कौन है, पिता का पिता, दादा बनेगा। हम बोले किसी को मौसा, तो तुमको सुनाई दिया कि मौसा बोल रहे हैं सर इनको, तो तू समझ गया ना कि कौन आदमी है। हमारे उसके बीच में क्या संबंध है, मेरी मम्मी के बहन का वो पति हो गए, तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को हम बोल रहे दीदी, कि दीदी कहां जा रही है, तो तू समझ गया ना कि दीदी बोल रहे, इसका मतलब क्या है कि दोनों भाई बहन है, बोलो हाँ कि ना। तो एक आदमी को, एक आदमी अलग अलग आदमी से संबंध रखता है, क्या एक तरह का कि अलग अलग प्रकार का, वो दिख रहा है ना। उसी तरह से यहां भी है,
चर है 100 भाई, चर है, लेकिन संबंध क्या एक ही तरह का है कि बहुत तरह का है? जैसा संबंध वैसा नाम, जैसा संबंध वैसा। सब संबंध को बीजगणितीय बोलेगा कि देखना पड़ेगा? सबको मंगोसा नहीं बोल रहे थे, तो सबको बीजगणित भी नहीं बोलेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? हमको के गो फलन पढ़ना है? 4 गो। तो फलन किसको कहते? क्लियर हुआ? तो नीचे लिखो तो एक लाइन फलन लिख के डैश दो, फलन, फलन लिख के डैश दीजिए। लिखिए चरों के बीच के संबंध को, चरों के बीच के संबंध को फलन कहते हैं। चरों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। चरों के बीच के संबंध को फलन कहते हैं। ठीक बात? चरों के बीच के संबंध का नाम क्या होता है? फलन कहते हैं। हमको क्या वो पढ़ना है? नाम लिखिए। पहला बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा लॉग का फलन, लॉग का फलन। नाम सुने होंगे लॉग? हाँ, हम लोग सब सीखेंगे आराम से धीरे धीरे। लॉग का फलन क्या हुआ? चौथा घातीय फलन, घातीय फलन। ठीक बात है? ये 4 फलन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप इतना देख के आ जाइएगा एक बार, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक? देखो हम लोग के पास